हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका दिल्ली व्लॉग शीतल में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। हाँ, आप सबको सबसे पहले राधे राधे। तो ये कहानी है 2014 की, बरेली गांव में रहने वाले राजेश की। तो राजेश एक अच्छी फैमिली से था और गरीब था, पर दिल का बहुत ही अच्छा था और मेहनती भी बहुत था। बरेली के ही एक फैक्ट्री में वो काम करता था और काफी अच्छे से काम करता था। अपना पूरा घर का खर्चा वही उठाता था, क्योंकि वो एक अकेला बेटा था अपने पूरे घर में। तो उसकी यही मेहनत को देखते हुए उसके पिता ने उसकी शादी कराने के बारे में सोचा कि बेटा कमाने लग गया है, पूरे घर को अकेले संभालता है, तो अब इसकी शादी करा दी जाए। तो बरेली की ही एक गांव में रहने वाली सुनीता के साथ उसकी शादी हो जाती है। और जैसे कि शादी हो जाती है तो खर्चे भी काफी ज्यादा हो जाते हैं शादी के बाद। तो वो एक अच्छी जॉब ढूंढने के लिए, एक नई नौकरी ढूंढने के लिए, अपनी पत्नी और अपना पूरे घर का खर्चा उठाने के लिए वो दूसरे शहर में आता है। मुरादाबाद के एक चैन की फैक्ट्री में उसकी नौकरी लग जाती है, जहाँ पे साइकिल की चैन बनाई जाती है। उस फैक्ट्री में उसकी नौकरी लग जाती है। तो वहाँ पे वो कुछ महीने काम करता है और कुछ ही महीनों के बाद वो अपनी पत्नी सुनीता को भी मुरादाबाद में लेके आता है और वहाँ पे वो दोनों अपना जीवन काफी अच्छे से बिता रहे होते हैं। तो एक दिन पता चलता है कि सुनीता प्रेग्नेंट हुई है और ये बात सुन के दोनों, राजेश और सुनीता, दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं अपने माँ बाप बनने की बात सुनकर। जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है और उस चीज का जो एहसास होता है, वो सारे एहसास सुनीता काफी खुश होकर महसूस कर रही थी और राजेश भी उसका अच्छे से काफी ख्याल रख रहा था। तो पर जैसे ही सुनीता का 7वां महीना लगता है, उसकी प्रॉब्लम्स होने लगती है। उसको प्रेगनेंसी में बहुत सी प्रॉब्लम्स होने लगती है। एक दिन सुनीता के पेट में काफी दर्द हुआ, तो राजेश उसको अपनी पत्नी को लेके हॉस्पिटल पहुंचा, जिस डॉक्टर से वो अपना इलाज चला रहे थे, उसी डॉक्टर के पास राजेश अपनी पत्नी को लेके गया। तो वहां पे डॉक्टर ने कहा कि जो ये प्रॉब्लम है काफी ज्यादा सीरियस है। अगर बच्चा 8 महीने के ऊपर होता तो हम इसको बचा भी लेते और इसको पैदा भी करवा देते, पर बच्चा 8वें महीने से नीचे का है, 7वें महीने का है और ऐसे में हम डिलीवरी नहीं करवा सकते हैं। आप किसी और अस्पताल में लेके जाइए, डॉक्टर ने साफ कह दिया। तो राजेश इस चीज को लेके काफी ज्यादा परेशानी में पहुंच गया। तो वो अपनी पत्नी को लेके मुरादाबाद के तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी कॉलेज में लेके गया। वहां पे उसने अपनी पत्नी को भर्ती कराया। वहां पे उस डॉक्टर ने बहुत से नर्सिंग होम्स भी कहे थे कि नर्सिंग होम में लेके जाओ, पर नर्सिंग होम का खर्चा काफी महंगा था। नर्सिंग होम तो मुरादाबाद में बहुत सारे थे, पर वो काफी महंगे थे, जिसकी वजह से वो एक तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी के कॉलेज में लेके गया सुनीता को। वहां पे 4 जनवरी को 2014 को सुनीता और राजेश की बेटी का जन्म हुआ, पर राजेश की बेटी की हालत ठीक नहीं थी। वो काफी ज्यादा कमजोर थी, तो उसको एक इंक्यूबेटर में रखना काफी ज्यादा जरूरी था। पर वहां पे जो बच्चों का इंक्यूबेटर होता है, वहां पे सारे बच्चे भर्ती थे, जिसकी वजह से उसके बच्चे को जगह नहीं मिल पाई। तो इसलिए वहां के डॉक्टर ने, जो हेड डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि आप इसको किसी और अस्पताल में भर्ती करें, क्योंकि इसकी हालत काफी ज्यादा कमजोर है। तो वो इस चीज को लेकर भी काफी ज्यादा मुश्किल में आ गया था कि वो कहाँ पे लेके जाए, किस हॉस्पिटल में लेके जाए अपनी बच्ची को। तभी अस्पताल के आसपास के लोगों ने उसके कान भरना शुरू कर दिए कि ये बच्ची तो 7वें महीने में पैदा हुई है, ये क्या ही बच पाएगी, और अगर बच भी गई भगवान की दुआ से तो इस उम्र भर विकलांग ही बनती घूमेगी। तब ये सारी बातें राजेश ने सिर्फ सुनी थी, इतना उन बातों पे ध्यान नहीं दिया और वो अपनी बच्ची को लेके दूसरे हॉस्पिटल में लेके गया। और जब वो मुरादाबाद के दूसरे हॉस्पिटल में लेके गया, तो वहां के जो अस्पताल के लोग थे, राजेश ने उनसे कहा कि
सर प्लीज आप मेरे बेटे का इलाज करवाइए, मेरी बेटी अब बहुत ही कमजोर है, इसकी मरने की हालत हो रही है। तो वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले रिसेप्शन में जाके 10,000 रुपये जमा करवा दीजिए, फिर हम उसके बाद आपकी बेटी का इलाज शुरू करते हैं। और उस समय राजेश के पास इतने 10,000 रुपये नहीं थे कि वो तुरंत जमा करवा पाता। तो उसने डॉक्टर से कहा कि सर अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, आप प्लीज मेरी बेटी का पहले इलाज शुरू करवाइए, मैं बाद में कहीं ना कहीं पैसे अरेंज करके आपको दे दूंगा, बस आप सबसे पहले मेरी बेटी का इलाज शुरू करवा दीजिए। पर वहाँ के लोग बिल्कुल भी नहीं माने, उनका मानना ये था कि पहले पैसे जमा करवाइए, फिर उसके बाद हम इलाज शुरू करेंगे। तो फिर ये सब सुन के वो काफी ज्यादा टेंशन में आ गया कि बच्ची का इलाज करवाना तुरंत जरूरी था, नहीं तो वो मर जाती। उसको बचाने के लिए उसने बहुत कुछ किया था। उसने अपने रिश्तेदारों को कॉल किया, सगे जो संबंधी थे, दोस्त थे, उन सबको कॉल किया, पर सबने कुछ ना कुछ बहाना बना के राजेश का साथ देने से मना कर दिया। और इसी बात को लेके राजेश काफी ज्यादा दुखी हो गया और फिर वो टेंशन और परेशानियों की वजह से वो एक जगह बैठ गया, अपनी बच्ची को गोद में लेके वो एक जगह बैठ गया। और तभी उसके जब वो अपनी बच्ची के इलाज के बारे में सोच रहे थे कि कैसे इलाज करो कैसे नहीं, इन लोगों ने तो मना कर दिया है, तभी उसके दिमाग में अस्पताल के जिन लोगों ने उसके कान भरे थे वो सारी बातें उसके दिमाग में आने लगी। तो वो भी उन सारी बातों को, उन लोगों की बातों को सुनकर, जो अस्पताल में लोग खड़े थे, जिन लोगों ने उस बच्चे के बारे में बोला था, वही सारी बातें सुनकर राजेश ने अपने मन में कहा कि अगर इस बच्ची को बचना ही नहीं है और अगर ये बच भी गई तो जिंदगी भर तो ये विकलांग ही रहेगी और जिंदगी भर मुझे इसका खर्चा उठाना होगा, जिंदगी भर मैं इससे परेशान रहूंगा। ये सारी बातें उसके दिमाग में चलने लग गई। तो उसने ये सोचा कि जिंदगी भर परेशानी उठाने से तो अच्छा है कि ये मर ही जाए। तो उसने इस चीज को लेके अपने साले दिनेश को कॉल किया, उसको सारी बात बताई। और उसके दिनेश जो साला था उसका, उसने भी मना नहीं करा। कहते कि माँ का दूसरा रूप मामा होता है, पर उस समय उस बच्चे के मामा ने भी ना करने से पीछे नहीं हटा, उसने भी हाँ कर दिया बच्ची को जान से मारने के लिए। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि इन सब में बच्चे का क्या कसूर है। 2-4 लोगों की बातें सुनकर राजेश ने अपने मन में ये ख्याल बना लिए थे कि इस बच्ची को तो बचना है ही नहीं, और बच भी गई तो विकलांग रहेगी, पूरी जिंदगी बोझ बनेगी। दुनियादारी की बातें सुनकर उसने इतना बड़ा फैसला किया और उसको उस समय समझाने वाला कोई भी नहीं था। उसकी सुनीता पत्नी को तो पता भी नहीं था कि उसकी बच्ची कहाँ है। वो तो बेहोशी की हालत में अस्पताल के बेड में थी। उसको कुछ नहीं पता था कि उसका पति उसकी खुद की बेटी को मारने के लिए जा रहा है। और नहीं तो उस बच्ची ने कभी सोचा था कि जिन हाथों से कन्यादान होना है उसका वही हाथ उसको मारने के लिए सबसे आगे आएंगे। वो अपनी माँ की गोद से अपने पिता के मजबूत हाथों में इसलिए ही गई थी कि वो उसका इलाज कराएंगे, उसे ठीक कराएंगे। पर उसे नहीं पता था कि वो कन्यादान वाले हाथ ही उसको जिंदा दफनाने के लिए आएंगे सबसे आगे। तो फिर उसका साला दिनेश और राजेश दोनों 6 दिन की बच्ची को लेके वो मुरेठा गांव में जाता है दफनाने के लिए। तो वहां से वो एक इंसान से पूछता है कि यहाँ पे दफनाते कहाँ पे, यहाँ पे शमशान घाट कहाँ है। तो फिर वहां पे जो आदमी था, जिस आदमी से राजेश ने पूछा था कि हमें बच्ची को दफनाना है, यहाँ पे हमें गड्ढा खोदने के लिए औजार चाहिए और यहाँ पे शमशान घाट कहाँ पे है। और जब भी कोई ऐसी बात होती है तो लोग सबसे पहले सहायता करने के लिए तो आगे आते ही हैं। तो उस इंसान ने भी उस बच्ची को देखा, तो उस बच्ची को देख के उस इंसान को लगा कि ये मर गई, क्योंकि राजेश ने कहा था कि डॉक्टर ने कहा है कि मेरी बेटी मर चुकी है और मुझे दफनाना है इसको, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे शमशान घाट कहाँ है। तो
उस इंसान ने भी मदद करने से पीछे नहीं हटा। तो उसने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको शमशान घाट लेके चलता हूँ। तो वो इंसान बच्चे के लिए पहले कफन खरीदता है सफेद कलर का, और कफन खरीद के राजेश को देता है, और राजेश अपने बच्चे को उस कफन में लपेटता है, और लपेटने के बाद वो उस आदमी के साथ शमशान घाट जाता है। तो वो मुरेठा गांव के एक शमशान घाट में वो इंसान राजेश और दिनेश को लेके जाता है, और वहां पे वो गड्ढा खोदता है। वहीं पे ही तभी वहां के चारों कुछ लोग थे, वो भी वहां पे आ गए थे राजेश और दिनेश की मदद करने के लिए, बच्चे को दफनाने के लिए। तभी वो इनमें से गांव के जो लोग थे उनमें से एक इंसान बच्चे को हाथ में लेके जैसे गड्ढे में रखता है, वैसे जो उसकी गड्ढे की जो रेत थी ठंडी, वो उस बच्चे को छूती है, और बच्ची अचानक से रोने लगती है, हाथ पांव ऐसे पटकने लगती है, और इतनी जोर से पटकती है, इतनी जोर से वो रोती है जैसे कि वो भगवान से कह रही हो कि मुझे क्यों मारा जा रहा है, मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या किया है ऐसा, मैं तो इनकी लाठी बनूंगी, आगे चल के मैं इनका नाम रोशन करूंगी, ये मुझे क्यों मार रहे हैं, मैंने ऐसा क्या किया है, मुझे तो दुनियादारी के बारे में पता तक भी नहीं है। वो इतने जोर से लात पांव हाथ सब कुछ इतने जोर से पटक के रो रही थी कि हर एक इंसान उसको देखकर उसके दिल में दया आ गई थी, उस बच्चे को देखकर। जैसे गांव वाले उस बच्चे को रोता हुआ देखते हैं तो गांव वाले एकदम चौंक जाते हैं, वो क्योंकि राजेश ने कहा था कि वो बच्ची मर चुकी है, तो फिर वो जिंदा कैसे, वो रो कैसे रही है। लोगों के दिमाग में शक होने लग गया। तो उन्होंने राजेश से पूछा कि तुमने कहा था कि बच्ची तो मर चुकी है, तो ये जिंदा कैसे, ये रो कैसे रही है। तभी राजेश कहता है कि मुझे तो डॉक्टरों ने यही कहा था कि ये मर चुकी है, अब मर चुकी थी तभी मैं इसको लेके आया ना, अगर मुझे पता होता कि ये जिंदा है तो मैं क्यों लेके आता। पर लोगों ने जब राजेश की ये बात सुनी तो लोगों को उसकी बात हजम नहीं हुई, क्योंकि अगर मानो डॉक्टर ने अगर झूठ बोला हो पर अपने बच्चे को जब रोते हुए देखा, जिंदा देखा, तो खुशी होनी चाहिए चेहरे पे कि हाँ मेरी बच्ची जिंदा है। तो वो खुशी राजेश और दिनेश के चेहरे में थी ही नहीं, तो लोगों को शक हुआ। तभी आसपास के खेतों में काम करने वाले जो लोग थे वो लोग आए। उन लोगों ने राजेश और दिनेश को घेरा बनाकर एकदम ऐसे बीच में एक घेरा, गोल सा घेरा बना लिया था, उन लोगों के बीच में कर दिया था। जब उन लोगों ने, राजेश और दिनेश ने इतने लोगों की भीड़ देखी तो वो काफी ज्यादा घबरा गए थे और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। तभी सभी लोगों ने मिलकर उस इंसान को दबोच लिया, और दबोचने के बाद मुरेठा की जो पुलिस स्टेशन थी, वहां के सब इंस्पेक्टर को कॉल किया, और वहां के जो सब इंस्पेक्टर थे, सीनियर जूनियर इंस्पेक्टर, वो सब लोग आए। उन्होंने राजेश को पकड़ा और सारी पूछताछ की कि ऐसा क्या है कि क्यों नन्ही सी जान को इतना तुम लोगों ने मारने की कोशिश की। तो उन्होंने सारी कहानी बताई कि ये बात है, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे इसको बचाने के लिए, वैसे भी ये एक ना एक दिन तो मरनी ही थी, अगर बच भी जाती तो विकलांग रहती, मेरे लिए परेशानी बन जाती, मैं क्या करता इस बच्ची का। तो जब पुलिस वालों ने ये सुना तो उन्होंने तुरंत राजेश और दिनेश को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उन्हें कोर्ट में लेके गए, और कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें जज ने सजा सुनाई, कारावास की। और उस जो बच्ची थी, उस बच्चे को उन्होंने तीर्थ कर महावीर यूनिवर्सिटी कॉलेज में उन्होंने भर्ती करवाया था। तब वहां के जो डॉक्टर थे वो उस बच्चे को देख के काफी ज्यादा शॉक थे कि ये बच्ची तो हमारे यहाँ ही जन्मी थी। और जब पुलिस वालों ने पूछा कि राजेश ने हमसे कहा था कि वो बच्ची, आप लोगों ने कहा था कि ये बच्ची मर चुकी है, तभी वो उसे दफनाने गया था, तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि हमने कहा कि वो जिंदा है, पर वो अभी बहुत ही कमजोर है और हमारे पास बच्चों के लिए इतने बेड नहीं थे कि हम उसको एडमिट कर पाते।
तो इसलिए हमने उसे किसी और अस्पताल में ले जाने को बोला था। तो पुलिस वालों ने जो बच्ची थी उस बच्ची को उस कॉलेज के यूनिवर्सिटी से निकाल के दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए जहां पर उसका अच्छा इलाज हो सके। और वो बच्ची को जब आईसीयू में लेके गए, वहां पे उस बच्चे का जब इलाज चला तो वो बच्ची धीरे धीरे रिकवर होने लगी थी। और जब पूरे गांव में लोगों ने ये बात सुनी कि एक पिता ही खुद की बच्ची का यमराज बन गया, तो लोगों के मन में उस बच्ची के लिए काफी ज्यादा दया आने लगी। सभी लोग उस बच्ची की मदद करने के लिए पहुंचे। उस बच्ची के इलाज के लिए लोगों ने पैसे दिए, उसके लिए दुआ करी कि वो बच्ची बच जाए। और वो बच्ची धीरे धीरे रिकवर भी हो रही थी और ठीक भी हो रही थी। पर कुछ दिनों के बाद उस बच्ची ने भी उस अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिनी और एक हफ्ते के अंदर अंदर वो मर गई। और ये बात मरती भी क्यों ना, खुद के बाप को यमराज बनते हुए उस बच्ची ने देखा। सिर्फ 6 दिन की बच्ची ने, जिसने पूरी दुनिया भी ठीक से नहीं देखी हो, उसने अपने बाप को यमराज बनते हुए देखा। तो वो इसके बाद कैसे जिंदा रह सकती थी। और ये बात यहाँ पे गलती सिर्फ राजेश की नहीं है, बल्कि उन लोगों की भी है जिन लोगों ने राजेश के साथ नहीं दिया। अगर वो जिस अस्पताल में अपने बेटे को लेके गया था इलाज करवाने के लिए, अगर वहां के डॉक्टर और बाकी रिसेप्शन के लोग साथ दे देते तो शायद राजेश अपनी पत्नी के साथ होता, बच्चे के साथ होता। जिन लोगों से उसने मदद मांगी थी, अपने रिश्तेदारों से, अपने सह संबंधियों से, अगर वो लोग उस समय उसकी मदद कर देते और अस्पताल के लोग उसकी मदद कर देते, उसकी बात सुन लेते, तो शायद उसकी बच्ची आज जिंदा होती और राजेश भी जेल ना गया होता। और में जो लोग थे, जिन लोगों ने जिस समाज ने उसके राजेश के अंदर जो ये सारी गंदगी भरी थी कि ये बच्ची विकलांग रह जाएगी पूरी उम्र भर, ये वो जो बिना सोचे समझे कुछ भी जाने जो बच्ची के प्रति जो राजेश के मन में भरना चाहा, गंदगी भरनी चाहिए, अगर उन लोगों ने वो सब ना किया होता, बल्कि उसके बदले ये कहा होता कि चिंता मत करो कि बच्ची बच जाएगी, बच्ची ठीक हो जाएगी, अगर ये कहा होता तो राजेश के मन में कभी भी अपनी खुद की बच्ची को मारने का ख्याल भी नहीं आया होता। अगर दिनेश ने उसके साले ने अगर उस समय उसका साथ देने के बजाय उसको समझाया होता तो शायद उसकी बच्ची बच जाती और राजेश भी अपनी फैमिली के साथ होता। जब सुनीता को ये सब पता चला तो वो काफी हद तक अंदर से टूट चुकी थी कि उसके खुद के ही पति ने अपनी ही बच्ची को मारने की कोशिश करी। सो गाइस, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। इसलिए जो भी चीज करनी चाहिए हमेशा शांत दिमाग से, खुद की सोच से करनी चाहिए, ना कि दूसरों की बातें सुन के करनी चाहिए। तो आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग।